नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत इन दिनों अलग अलग मामलों पर बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो यह वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच है जिसने कुछ समय पहले जब प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार आंदोलनकारियों की मांग नहीं मान रही है। जंतर मंतर पर इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और किसी भी समय उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए इस मामले पर अदालत को तुरंत और अर्जेंट हियरिंग करनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अर्जेंट हियरिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आसमान नीचे नहीं गिर रहा है। कोर्ट का तर्क था कि जब प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं तो अदालत को बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि अगर उन्हें किसी विशेष राहत की जरूरत है तो वे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका में दलील दी गई है कि अनशन पर बैठे नेता की जान को गंभीर खतरा है और उनकी जान बेहद कीमती है। इस पे हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अनशनकारी पर उचित सर्विलांस रखा जाना चाहिए, डॉक्टरों का एक विशेष पैनल गठित होना चाहिए और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया। सोनम वांगचुक जिनका अनशन करीब 25 से 26 दिनों से चल रहा था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे सरकार और उनके प्रतिनिधियों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट के जज यही सोचकर बैठे हुए थे कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर तुरंत सुनवाई करना बेहद जरूरी हो। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद स्थिति बदल गई जब यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा। जब प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का आह्वान किया और सड़कों पे भारी हंगामा शुरू हो गया, तब सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई और प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ एवं पिटाई हुई। तब सुप्रीम कोर्ट के जजों को और खास तौर पे सीजेआई सूर्यकांत को यह एहसास होने लगा कि शुरुआती फैसले में शायद कोई बड़ी चूक हो गई थी। अब सवाल उठता है कि यह पूरा विवाद और कॉकरोच शब्द आखिर आया कहां से। दरअसल यह शब्द सबसे पहले खुद सीजेआई सूर्यकांत की ही एक सुनवाई के दौरान सामने आया था। मामला सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने से जुड़ा हुआ था। एक वकील जिन्हें हाईकोर्ट से सीनियर एडवोकेट का दर्जा नहीं मिल रहा था, वे सीधे हाईकोर्ट को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मांग करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को निर्देश जारी करे कि उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया जाए। इसी बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी। उन्होंने देश में फर्जी डिग्री वाले वकीलों के बढ़ते चलन पर चिढ़कर कहा था कि कानून की दुनिया में कई ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। उन्होंने अतीत का उदाहरण भी दिया कि कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के एक पूर्व कानून मंत्री तक के पास फर्जी एलएलबी डिग्री पाई गई थी और मामला उजागर होने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सीजेआई ने कहा था कि ऐसे फर्जी डिग्रीधारी वकील बिना योग्यता के सिस्टम पे दबाव बनाने चले आते हैं। उन्होंने कहा था कि फर्जी डिग्री लेकर ये लोग कॉकरोचों और टिड्डियों की तरह चले आते हैं और फिर यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें पूरा कानूनी सिस्टम उन्हीं के इच्छा के अनुसार काम करे। लेकिन इस टिप्पणी के बाद राजनीति तेज हो गई। देश में एक तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। यह नाम उछाला गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और इसे सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब इस शब्द को लेकर भारी राजनीतिक बवाल मचा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाने लगी, तब सीजेआई सूर्यकांत को एहसास हुआ कि उनके बयान का बहुत बड़ा गलत बतंगड़ बना दिया गया। इसके बाद सीजेआई हर सार्वजनिक मंच पर अपने बयान का बचाव करते नजर आए। उन्होंने बार बार सफाई दी कि उन्होंने कॉकरोच शब्द का प्रयोग देश के सभी सामान्य बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं किया था। उनका कहना था कि यह शब्द केवल उन फर्जी डिग्रीधारी लोगों और युवाओं के लिए था जो गलत तरीकों से डिग्रियां हासिल करते हैं और फिर रोजगार न मिलने पर हंगामा खड़ा करते हैं। परंतु इस पूरे बयान को घुमा फिरा कर सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसमें सरकार की क्या गलती थी।
क्या केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा था? क्या सरकार की तरफ से युवाओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह शब्द तो अदालत की टिप्पणी से निकला था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर और विपक्ष के साथ साठगांठ करके एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि अब किसी भी तरह सरकार को झुकाना है, और इसी जिद के चक्कर में शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया। जब प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस को कड़े कदम उठाने पड़े, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों पे बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और यहां तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। शुरुआती दबाव में ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी प्रदर्शनकारियों पे बरसने लगी है। कोर्ट पे भी यह सवाल उठने लगा था कि वे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी होने लगा कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए और उनके खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि 18 साल से कम उम्र का होना किसी को भी हिंसक प्रदर्शन करने और पुलिस पे पत्थर फेंकने की कानूनी छूट दे देता है। ये वही रणनीति है जो बरसों से कश्मीर में देखने को मिलती है। कश्मीर में मौलाना और अलगाववादी गैंग्स ने यही पैंतरा अपनाया था। वे 10, 12, 14, 16 साल की कम उम्र के बच्चों को सड़कों पर आगे कर देते थे। महज 500 रुपए देकर बच्चों की एक पूरी पत्थरबाज ब्रिगेड तैयार कर ली जाती थी और उन्हें पुलिस, भारतीय सेना और पैरामिलिट्री जवानों के खिलाफ पत्थरबाजी करने की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता था। 2 घंटे की पत्थरबाजी के लिए बच्चों का इस्तेमाल ढाल की तरह किया जाता था। बात सिर्फ पत्थरबाजी तक सीमित नहीं रही। कश्मीर में इन्हीं नाबालिग बच्चों के हाथों में ग्रेनेड थमाकर सुरक्षा बलों पे फिकवाए गए। तो क्या सिर्फ इसीलिए कि वे नाबालिग हैं, उन्हें कानून तोड़ने और जवानों की जान खतरे में डालने की आजादी दे दी जानी चाहिए? अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं रहेगा और ऐसे तत्वों को सिर्फ उम्र के आधार पर छोड़ दिया जाएगा, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? यह समझना बेहद जरूरी है कि प्रदर्शनों के दौरान लाठीचार्ज कब और क्यों हुआ। क्या जयपुर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या लखनऊ में जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ तो क्या वहां की पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज कर दिया? क्या विपक्षी पार्टियों ने जहां शांतिपूर्वक रैलियां की, वहां पुलिस ने सीधे पैलेट गन चला दी? नहीं। कार्रवाई तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने उग्रता की सीमाएं पार कर दी। संसद मार्च के दौरान उपद्रवियों ने संसद भवन के मुख्य दरवाजों तक पहुंचने की कोशिश की। संसद परिसर की सुरक्षा इतनी संवेदनशील होती है कि वहां सुरक्षा की कई परतें, मल्टीलेयर सिक्योरिटी लगानी पड़ी ताकि कोई अंदर न घुस सके। जरा सोचिए, अगर वे अराजक तत्व संसद के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की पूरे विश्व में कितनी थू-थू और फजीहत होती। यह कोई साधारण छात्र आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि यह छात्रों के नाम पे रचा गया एक प्रायोजित आंदोलन था। इसमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जांच में उनके बैकग्राउंड से साफ हो रहा है कि वे सामान्य पढ़े लिखे छात्र नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे अराजक तत्व हैं जिनका मकसद केवल देश में अशांति और अव्यवस्था का माहौल पैदा करना है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कॉकरोच वाले बयान से उपजे विवाद को शांत करने के लिए प्रदर्शनकारियों के प्रति थोड़ा लिबरल रुख अपनाना चाहिए और मुकदमे को वापस लेने की बात करनी चाहिए। लेकिन जल्द ही सीजेआई सूर्यकांत को यह समझ आ गया कि इस मामले में अत्यधिक ढील देना आत्मघाती हो सकता है और उन्हें संतुलन, बैलेंस बनाने की जरूरत है। विशेष रूप से जब पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तब इस पे गहराई से सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की बेंच गठित की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ को यह स्वीकार करना पड़ा कि देश की सुरक्षा में तैनात पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस को इस तरह असहाय या अपमानित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं कर सकते जिससे पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लग जाए। अदालत ने बेहद व्यवहारिक सवाल उठाए। अगर पैलेट गन पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी तो अत्यधिक विषम और हिंसक परिस्थितियों में सुरक्षा बल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करेंगे?
क्या केवल वाटर कैनन से काम चल सकता है, जबकि उपद्रवी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हो, हाथों में पत्थर, लाठियां, डंडे और अन्य घातक हथियार लेकर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हो? तब हजारों की उग्र भीड़ महज 200-300 पुलिस या पैरामिलिट्री जवानों को चारों तरफ से घेर ले और उनकी जान पर बनाए, तो उस समय जवानों को क्या करना चाहिए? क्या वे हाथ पे हाथ धरकर धरे रहे? अगर पहले गन जैसे गैर घातक नॉन लेथल विकल्पों को भी छीन लिया जाएगा, तो क्या मजबूरी में पुलिस को भीड़ पर सीधे असली गोलियां चलानी पड़ेगी, जिससे और अधिक जान माल का नुकसान होगा? कोर्ट ने समझा कि पैलेट गन का इस्तेमाल एक अपवाद के तौर पर भीड़ को तितर बितर करने और बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि इसके संवेदनशील अंगों जैसे आंखों पर लगने का जोखिम रहता है, लेकिन सीधे गोली चलाने या बमबारी करने की तुलना में ये एक नियंत्रित उपाय है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं और विपक्षी दलों की अकड़ तोड़ दी जो बार बार सुरक्षा बलों पर बर्बरता का आरोप लगाकर राजनीति चमका रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रदर्शनकारी खुद 2-3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर हिंसक हो रहा है, वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा नहीं कर सकते। ये प्रदर्शनकारियों और उनके आयोजकों की नाकामी है कि वे अपनी भीड़ को नियंत्रित नहीं रख सके। दुर्भाग्य से हमारे देश में मानवाधिकारों और लोकतंत्र के नाम पर कई बार अराजकता फैलाने का खेल खेला जाता है, चाहे सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां हो या विपक्ष में बैठकर सत्ता का इंतजार करने वाले दल। कई बार इस पूरे सिस्टम को मरोड़कर केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी जाती है। ऐसी स्थितियों में यदि कानून व्यवस्था सख्त नहीं होगी, तो केवल उन्हीं ताकतों की जीत होगी जो बाहुबल और हिंसा का सहारा लेते हैं, और लोकतंत्र में बाहुबल का हावी होना सीधे तानाशाही की तरफ बढ़ना है। इस पूरे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई सूर्यकांत भले ही शुरुआत में थोड़े भ्रमित दिखे हो और कभी प्रदर्शनकारियों तो कभी सरकार और सेंट्रल फोर्सेस के बीच झूलते नजर आए हो, लेकिन अंततः पैलेट गन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और सेंट्रल फोर्सेस के स्टैंड की बहुत बड़ी जीत हुई। विपक्ष संसद के अंदर और बाहर जो यह झूठा शोर मचा रहा था कि पुलिस ने बर्बरता की है, उसे कोर्ट के इस रुख से करारा जवाब मिला। सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई कोई बर्बरता नहीं थी, बल्कि यह कानून का इंसाफ था। एक कड़ा संदेश था कि यदि कोई देश के लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हमला करने या हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर सील था और 15 अगस्त के दिन उपद्रवी लाल किले तक पहुंच गए थे, तब देश के सामने कितना बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा हो गया था। अगर शांतिपूर्ण आंदोलन के भीतर आतंकवादी, नक्सलवादी, असामाजिक तत्व या गुंडे मवाली घुस जाए और हिंसा भड़काने लगे, तो पुलिस और सुरक्षा बलों के पास देश और आम जनता की जान बचाने के लिए स्थिति के अनुसार कड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आखिरकार सीजीआई सूर्यकांत ने इस फैसले के जरिए विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया और केंद्रीय बलों तथा गृह मंत्रालय के रुख पर मुहर लगाई है। यह उन तमाम तत्वों के लिए एक बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि अगर आगे भी विरोध के नाम पर इस तरह का हिंसक उपद्रव करने की कोशिश की गई, तो न तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई ढाल दे पाएगा और न ही कानून के हाथ उन्हें बख्शेंगे। देश के सुरक्षा बल, उनका नेतृत्व जवानों के हाथ के साथ मजबूती से खड़ा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।